जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार पुलिस। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डेली होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज सेट नंबर 51 है। इससे पहले का आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर मिशन राजगीर सर्च करके आप इससे पहले के सारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपका सारा लूसेंट का लगभग क्वेश्चन और घटना चक्र साइंस का, स्पीडी करंट और स्पीडी साइंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन। ऑप्शन ए नेपोलियन था इटली की एकता का जन्मदाता। लेकिन पूछेगा इटली का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को कहा जाता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनेगा, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में 1871 में हुआ था? इटली का एकीकरण 1871 में काउंट कावूर ने किया था। काउंट कावूर ने इटली का एकीकरण 1871 में किया था। ठीक है, लेकिन इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। वहीं बात करें इटली का एकीकरण का जनक जो है जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। चलिए, उसके बाद है देखिए गिवर्टी। गिवर्टी ने क्या किया था? कार्बोनारी सोसाइटी का संस्थापक। कार्बोनारी सोसाइटी का संस्थापक किसे माना जाता है? गिवर्टी को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पर्सा। ऑप्शन बी पर्सा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बोनारी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? कार्बोनारी सोसाइटी का संस्थापक गिवर्टी। ऑप्शन ए गिवर्टी था। और जोसेफ मेज़नी पूछता है, देखिए जोसेफ मेज़नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में हुआ था। जिनेवा जो इटली में है। जिनेवा कहाँ है? इटली में है। ये इटली का जिनेवा है। वो एक जिनेवा दूसरा है जो कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन ये जोसेफ मेज़नी का जन्म इटली के जिनेवा में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे देना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन जोसेफ मेज़नी का है। ऑप्शन सी जोसेफ मेज़नी का है। चलिए, जोसेफ मेज़नी। काउंट कावूर क्या है? इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कौन बना दिया था? काउंट कावूर ने। बिस्मार्क देखिए बिस्मार्क क्या क्या है आपका? जर्मनी का एकीकरण किसने किया है? बिस्मार्क ने किया था। और बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। ऑप्शन ए फ्रांस से था। चलिए, सेरेजेवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए सेरेजेवा का युद्ध 1866 में। ऑप्शन बी 1866 में सेरेजेवा का युद्ध हुआ था। 1815 में कौन सा युद्ध हुआ था? वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू का युद्ध 1815 में। एक युद्ध है टेफगर का युद्ध, वो 1805 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मार्क का जन्म जो है कहाँ हुआ था? बिस्मार्क का जन्म जो है बेडनबर्ग
में 1815 में हुआ था। ऑप्शन ए। कहाँ हुआ था? बेडनबर्ग में। कब हुआ था? 1815 में, जब वाटरलू का युद्ध हो रहा था तो बिस्मार्क का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। ऑप्शन ए 1871 में हुआ। और किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था फ्रैंकफर्ट का संधि। 1866 में प्राग संधि हुआ। प्राग संधि कब हुआ है? 1866 में। चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? प्राग। वहीं पे संधि हुआ था 1866 में। किसके बीच? तो ऑस्ट्रिया जो है ना, जर्मन संघ में इस संधि के द्वारा शामिल हुआ। पूछेगा ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में किस संधि के द्वारा शामिल हुआ है? 1866 के प्राग संधि के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? देखिए यंग इटली का स्थापना 1831 में। ऑप्शन 1 1831 में हुआ था यंग इटली का स्थापना। किसने किया था? जोसेफ मेज़िनी ने, याद रखिएगा, जोसेफ मेज़िनी ने किया था। और 1866 में सराजेवो का युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया और सराजेवो के युद्ध में क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। 1870 में कौन सा युद्ध हुआ है? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना किस देश से संबंधित है? चेरनोबिल जो है यूक्रेन में। ऑप्शन सी यूक्रेन में। यह जो है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? 1986 में। 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। 3 माइल आइलैंड की घटना 1979 में अमेरिका में हुआ था। और भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारत में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कहाँ है? भारत में ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई श्रीनगर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी श्रीनगर में है। और सबसे कम मोटाई ओजोन परत की कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। जितना हम लोग जो है उत्तर दिशा की ओर बढ़ेंगे भारत की ओर, तो उतना ओजोन परत की मोटाई ऊपर में बढ़ेगा। चलिए लद्दाख का द्रास क्या पूछेगा? भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है? तो द्रास कहाँ है? लद्दाख में। चलिए ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान करती है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन करती है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्यून दोनों करती है। ऑप्शन सी A+B हो जाएगा। ठीक है। और पूछेगा कि फ्यून का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ऑप्शन ए 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 17 सितंबर को आपका हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस भी 17 सितंबर को है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन मैत्री कारक कहे जाते हैं। ओजोन मैत्री कारक किसे कहा जाता है? SCFC, HBFC, HFC 134A। तो सभी को कहा जाता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UNFCCC कब अस्तित्व में आया था? तो 1992 में। ऑप्शन बी 1992 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बना था UNFCCC 1992 में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलोन गैसों का जीवन काल कितना होता है?
हेलोन गैसों का जीवन काल 65 साल होता है, ऑप्शन बी 65 साल होता है। वही हेली धूमकेतु जो है ना कितना वर्षों के बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद। अंतिम बार दिखाई दिया था 1986 में, और उसके बाद कब दिखाई देगा? 2062 में हेली धूमकेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य की परावैंगनिक किरणों को समानतः कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 3 वर्गों में बांटा गया है परावैंगनिक किरण को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनी माता रोग का संबंध किससे है? मिनी माता रोग जो है वो जापान में ये फैला था, वो मछली खाने से, ऑप्शन बी मछली से संबंधित था। और मिनी माता रोग किसकी अधिकता से होता है? पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। और इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से। नाइट्रेट रोग, नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग? ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद रखिएगा। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की अधिकता से होता है। ये सब याद रखिएगा, काफ़ी आजकल पूछा जाता है ये सब। चूहा, चूहा क्या है? हाँ, चूहा में पूछेगा कि गुणसूत्र कितना होता है? माउस में 40, माउस में 40, लेकिन रेट में 42। मुर्गी, रानीखेत नामक बीमारी जो है किसमें होता है? तब मुर्गी में, सबसे खतरनाक मुर्गियों का बीमारी है। सूअर, सूअर क्या है? सबसे अधिक बच्चा देने वाला कौन है? सूअर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण के मापने के लिए बेहतर विकल्प कौन सा है? जल प्रदूषण को मापते हैं COD से, ऐसे मापते हैं BOD से, लेकिन बेहतर विकल्प आपका COD है। COD मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1974 में। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में आया है। तीनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? मुद्रास्फीति में ऋणदाता को क्या होता है? मुद्रास्फीति अगर हो जाएगा तो ऋणदाता को हानि हो जाएगा, ऑप्शन बी ऋणदाता को हानि होगा, लेकिन ऋणी को क्या होगा? लाभ। लाभ किसको होगा? ऋणी को। देखिए अब मुद्रास्फीति में पूछता है मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, और आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित की निम्न श्रेणियां हैं। मतलब मुद्रास्फीति को नियंत्रित कितनी श्रेणियों में किया जा सकता है? तो 3 श्रेणियों में, ऑप्शन सी 3 श्रेणियों में किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अत्यधिक मुद्रा निगमन से उत्पन्न स्फीति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं चलन स्फीति, ऑप्शन ए। अधिक नोट अगर छाप देंगे, मतलब RBI अगर छाप देगी तो क्या होगा? चलन स्फीति हो जाएगा। जो है कोई भी वस्तु बहुत महंगा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। पूरक वस्तुओं की मांग क्या होती है? पूरक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, ऑप्शन ए बेलोचदार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मुद्रास्फीति ऋणात्मक होता है, जब मुद्रास्फीति ऋणात्मक होता है तब यह जो है क्या लाती है? मतलब तो यह अपस्फीति लाती है, ऑप्शन ए अपस्फीति। मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। अपस्फीति आता है, डिफ्लेशन आता है। अब पूछता है कि अपस्फीति जो है किससे संबंधित है? अधिक बेरोजगारी से संबंधित है अपस्फीति। और अपस्फीति में पूछता है कि मुद्रा का मूल्य में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। अपस्फीति में, डिफ्लेशन में मुद्रा का मूल्य में वृद्धि हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मिलान करना है, सिद्धांत और प्रतिपादक है। तो देखिए विकास का सिद्धांत। देखिए
विकास का सिद्धांत किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। जीरो बेस बजटिंग पीटर पायर। जीरो बेस बजटिंग कौन दिया है? पीटर पायर। ऑप्शन ए हो गया। कर दे क्षमता क्लार्क। कर दे क्षमता कौन दिया है? तो क्लार्क ने दिया है। ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, बेरोजगारी सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, बेरोजगारी सिद्धांत और संतुलित विकास का सिद्धांत रेगनर नक्स ने। ऑप्शन ए, रेगनर नक्स ने दिया है। और एक पूछता है गरीबी का दुष्चक सिद्धांत किसने दिया है? रेगनर नक्स ने दिया है। दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी इन ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। गुणान मिंडल। गुणान मिंडल का क्या है? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा गुणान मिंडल का है। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। हाँ, द वेल्थ ऑफ नेशन किसका है? एडम स्मिथ का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मिनी रत्न 2 कंपनियों की संख्या कितना है? मार्च 2023 का डाटा है। तो उस समय 11 था। ऑप्शन बी 11 था। लेकिन वर्तमान में पूछेगा कि नवरत्न कंपनी कितना है? 16। महारत्न कंपनी 14 है। अब मिनी रत्न 1 और 2 दोनों मिला के कितना हो गया है? वर्तमान में 75 हो गया है। इधर आपका मिनी रत्न 2 में 12 कंपनी और मिनी रत्न 1 में 73 कंपनी। टोटल मिला के कितना हो गया? सॉरी, एक सेकेंड। मिनी रत्न 2 में कितना हो गया? अभी वर्तमान में मिनी रत्न 2 में हो गया है 12 कंपनी है, एक बढ़ गया है। 12 इधर हो गया मिनी रत्न 2 में। अब मिनी रत्न 1 में कितना हो गया है? 63 हो गया। हाँ, दोनों को मिलाकर 75 के आसपास हो गया है। ये डाटा चेंज होते रहता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा, नवरत्न 16 है और महारत्न कितना है? 14 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम वार प्रारंभ होना क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? तो मोनार्की। ऑप्शन ए मोनार्की हो गया। और जो लड़कियों में जो है मासिक चक्र कब से प्रारंभ होता है? 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकुर और गर्भाशय कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अपरा कहा जाता है। ऑप्शन सी अपरा, जिसको इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। पूछेगा बच्चे को जो है पोषण किससे प्राप्त होता है? पेट में जो बच्चा रहता है उसको पोषण अपरा यानी प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। दरोगा में ये पूछा था। चलिए अगला देखिएगा। थोड़ा सा जो इसका फोटो सही से नहीं आया है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। ऑप्शन ए युग्मनज कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या बोलता है। सांस द्वारा लगभग पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है कितना ml? तो 400 ml डेली सांस द्वारा बाहर निकलता है। और डेली मूत्र के रूप में डेली हमारे शरीर में मूत्र 1.5 लीटर के आसपास बनता है। 1.45 लीटर, उसको 1.5 लीटर बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनाता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर क्या बनाएगा? लैक्टोज। ऑप्शन ए लैक्टोज बनाएगा। ये सब क्या है? डाइसेक्राइड है। लैक्टोज, माल्टोज ये सब डाइसेक्राइड का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। क्रेब्स चक्र में एडीपी के 2 अणु एटीपी के कितने अणु के बराबर होता है? तो 2 के बराबर। ऑप्शन बी 2 के बराबर होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन ए जे बर्जिलियस ने। और उत्प्रेरक की खोज भी कौन किया है? बर्जिलियस ने ही किया है। चलिए अगला है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके क्या बनेगा? माल्टोज। ऑप्शन ए माल्टोज बनेगा। चलिए अगला देखते हैं, कॉकरोच के हृदय में कितना कक्ष होता है? कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष। ऑप्शन सी 13 होता है। वहीं बात करें केंचुआ में कितना? केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है, मतलब संख्या में 8। हाँ ठीक है। अब ये भी पूछता है कि सबसे जो है ना दिल बोलिए चाहे हृदय, सबसे कमज़ोर दिल का कौन होता है? कबूतर। कबूतर का दिल बहुत कमज़ोर होता है, तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं, कीटों में कितने पंख होते हैं? कीटों में कितना पंख होता है? 4। ऑप्शन बी 4 पंख होता है। और पैर कितना होता है कीट में? 6। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब हुआ था? भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना 1984 में। ऑप्शन ए 1984 में हुआ था। ठीक है। और वहीं बात करें 1928 में तो बीसीसीआई का स्थापना हुआ है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम में। 1937 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का स्थापना 1937 में हुआ है। 1924 में क्या हुआ है? 1924 में हुआ है भारतीय ओलंपिक परिषद। भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना 1924। अब भारतीय ओलंपिक संघ अगर बोलेगा तो 1927। बाद में संघ है, पहले ओलंपिक परिषद है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना। ये क्वेश्चन तो हो गया। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था? 1927 में। ऑप्शन ए भारतीय ओलंपिक संघ 1927 और भारतीय ओलंपिक परिषद 1924। 1928 बीसीसीआई और साई 1984 और 1937 में किसका है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। चलिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली है। ऑप्शन बी नई दिल्ली है। अब भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था? 1927, याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना 1927 में हुआ। चलिए मुंबई किसका है? बीसीसीआई का है। चेन्नई किसका है? चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई है। चलिए एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना जो है कब हुआ है? 1950 में। कबड्डी 1950 में। और कबड्डी भारत का राष्ट्रीय खेल है। सॉरी कबड्डी नहीं, हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कबड्डी में पूछता है कितना खिलाड़ी होता है? कबड्डी में वाटर पोलो, नेट बॉल, कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल तीनों में 7-7 खिलाड़ी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना। अच्छा मिलान करना है। भारत के कुछ अन्य जो है ना खेल प्रशिक्षण संस्थान मिलाना है कि कौन जो है कहाँ पे है। ठीक है चलिए मिलाते हैं। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर जो है ये कहाँ पे है? तो पुणे में। ऑप्शन ए, एक या दो दोनों में से हो सकता है, क्या कि पुणे दोनों में लिखा हुआ है। तो रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? पुणे। जिंदल स्पोर्ट्स कहाँ है? जिंदल स्पोर्ट्स गुड़गांव। ऑप्शन सी गुड़गांव है। और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट यह अभी कहाँ है? पुणे में। कहाँ है? पुणे में। क्या हो जाएगा? पुणे। चलिए आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। एक सेकेंड। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब साई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, जिसका स्थापना 1984 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आ गए हैं। चलिए हॉकी इंडिया का स्थापना कब हुआ था? हॉकी इंडिया का स्थापना 2009 में हुआ था। ऑप्शन ए 2009 में हुआ था।
भारत का हॉकी राष्ट्रीय खेल है। भारत के साथ साथ किसका है? पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5। देखिए बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में अगर पूछेगा तो 6, नेटबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो में 7, बेसबॉल में कितना? 9, बेसबॉल और खो खो में 9। चलिए 11 तो क्रिकेट में हो गया, फुटबॉल में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध चाहे बेटन कप, रंगास्वामी कप, ये सब जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ऑप्शन डी, हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से कौन कौन है? फुटबॉल से डूरंड कप, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से। क्रिकेट से तो बहुत सारा है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी लड़का लोग को क्रिकेट का एक एक शब्दावली, एक एक टूर्नामेंट सारा याद रहता है। पोलो का क्या है? एजार कप, राधा मोहन कप, ये सब जो है पोलो से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। युवा भारती स्टेडियम कहाँ है? युवा भारती स्टेडियम कोलकाता में है। ऑप्शन बी, कोलकाता में है। ठीक है। यह किस खेल से संबंधित है? किस खेल के लिए है? तो फुटबॉल के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? देखिए फेडरेशन कप पूछ रहा है, याद रखिएगा, फुटबॉल से है। फेडरेशन कप किससे है? फुटबॉल से। बास्केटबॉल नहीं मारना है, लूसेंट में गलत दिया हुआ है। फेडरेशन कप किससे है? फुटबॉल से। चलिए शाहजहां की मृत्यु कब हुआ था? देखिए शाहजहां का मृत्यु कब हुआ था? 1666 में। ऑप्शन बी। देखिए शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658 तक ही था। उसके बाद 1658 के बाद जो है ना, क्या किया है, औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। और उसके बाद औरंगजेब ने शासन स्टार्ट किया कब? 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक रघुराम जी राजन। ऑप्शन ए। इनका एक और पुस्तक है, आई डू व्हाट आई डू, किसका है? रघुराम राजन का है। विनोद राय का क्या है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन किसका है? विनोद राय का है, बीसीसीआई के अध्यक्ष थे पहले। विमल जलान का है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, विमल जलान का है। वेंकैया नायडू। एज द व्हील टर्न्स किसका है? वेंकैया नायडू का है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मणिपुर में। अजी पलावी मतलब क्या हुआ? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। चलिए विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया? देखिए विशिष्टाद्वैतवाद याद रखिएगा, विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी। विशिष्टाद्वैतवाद का तो रामानुजाचार्य हो गया, ठीक है, लेकिन द्वैतवाद का कौन है? माधवाचार्य। द्वैतवाद का माधवाचार्य है। अरे शंकराचार्य किसका है? अद्वैतवाद का शंकराचार्य, द्वैतवाद का माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैत का रामानुजाचार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? अरब महिला अंतरिक्ष यात्री रयानी बर्नाबी जो है ना, अंतरिक्ष में जाने वाली अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? बायोगैस में मीथेन होता है 60%। ऑप्शन ए 60% होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60।
यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है? पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। इसका ट्रिक क्या है? पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और ज से जस्ता। पिताजी मतलब पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ता का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं क्या बोलता है? किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? रिकेट्स नामक बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 ब्राउनिंग गति की खोज किसने की थी? ब्राउनिंग गति की खोज रॉबर्ट ने किया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट ने किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व का संबंध रखता है। परमाणु क्रमांक 57 जो है किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो डी ब्लॉक। ऑप्शन ए डी ब्लॉक से संबंधित है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन बी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? देखिए ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो ये आपका 32 हो जाएगा। ऑप्शन ए कितना हो जाएगा? 32। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? क्रिस्टले ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 त्वरण की बीमा होती है। त्वरण की बीमा क्या होती है? L1 M0 T⁻²। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। ऑप्शन ए। वहीं गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या असर पड़ेगा? देखिए दाब बढ़ा देंगे तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन ए। इसलिए देखिएगा रिक्शा में नहीं ठेला उसको कहा जाता है। ठेला में जो है ना आपका बर्फ़ को लाया जाता है तो एक के ऊपर एक रख के लाया जाता है ताकि दबाव जो है ना दाब बढ़ जाता है। बढ़ने से गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है, यानी बर्फ़ जो है कम पिघलता है इसलिए। लेकिन ये भी पूछता है कि आपको किसी वस्तु में दाब बढ़ाने पे आयतन क्या होगा? किसी वस्तु में अगर दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा लेकिन घनत्व बढ़ेगा। याद रखिएगा दाब बढ़ाने पे आयतन घटता है लेकिन घनत्व बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का कुल ऊर्जा क्या होगा? नियत रहेगा। स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो इसका कुल ऊर्जा नियत रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 एनेलिडा संघ के जीव है। एनेलिडा संघ के इसमें से कौन है? केचुआ है और जोक है, दोनों है एनेलिडा का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूग्लिना किसका है? यूग्लिना प्रोटोजोआ का आता है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम किस संघ का जीव है? ये सब प्रोटोजोआ का है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ का हो गया। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। चलिए गैसीय, देखिए गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन। ऑप्शन ए एथिलीन है। एथिलीन का खोज कौन किया था? बर्ग ने। एथिलीन का प्रयोग फल को पकाने में कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से? तो प्राकृतिक रूप से, क्योंकि यह पेड़ पौधे में पाया जाता है।
एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुआ है? जल में। ऑप्शन सी, जल में ही जीवन का जो है उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, लेकिन पूछेगा प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? तो नील हरित शैवाल जो है प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था कब? 1955 में। ऑप्शन ए 1955 में। कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? देखिए, नागरिकता अधिनियम में कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019, अंतिम बार 2019। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्ष बाद 2020 में किया गया था? देखिए, नई शिक्षा नीति का घोषणा पहली बार, देखिए पहली बार कब? 1968 में, दूसरी बार 1986 में, और अंतिम बार मतलब तीसरा बार जो है, तीसरा बार कब हुआ था नई शिक्षा नीति की घोषणा? 2020 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो कस्तूरी रंगन। तो देखिए अंतिम बार हुआ था, मतलब दूसरी बार कब हुआ था? दूसरी बार 1986 में। तो 86 से 2020 कितना साल हो गया? 86 से 2020 4 साल, उधर 14 साल, तो 34 साल हो गया। ऑप्शन बी, कितना साल हो गया? 34 साल। चलिए, और किस मॉडल पे आधारित है? 5+3+3+4, 53-34 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए। चलिए, नीति आयोग का अध्यक्ष बन गया प्रधानमंत्री। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है? देखिए, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में। ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 में। कौन सा समिति की सिफारिश पर? केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू हुआ था। लेकिन भारत में जीएसटी अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन है? भारत में जीएसटी अपनाने वाला प्रथम राज्य असम, और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश अब बन गया, उस समय राज्य था जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। टीआरपी आकलन हेतु समिति का अध्यक्ष कौन था? शशि शेखर वेम्पटी। ऑप्शन सी, शशि शेखर वेम्पटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन, चर्चा हो चुका है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अगला देखिए, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितना डिजिट होता है? नंबर कुल कितना होता है जीएसटी में? 15। ऑप्शन डी, 15 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य कौन सा है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं आपका अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन। तो इसमें से क्या है? सभी है। नया सदस्य बना है अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य कितना होता है? तो 10। अस्थायी सदस्य कितना है? 5 वो है, टोटल 15 दोनों मिला के होता है। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 2 वर्ष होता है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83 हो गया ना। अब आइए 84 नंबर, क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोलता है? प्रवाह पोर्टल कौन जारी किया है? प्रवाह पोर्टल आरबीआई। ऑप्शन बी। अध्यक्ष भी कौन जारी किया है? आरबीआई। लेकिन ऑपरेशन दक्ष बोलेगा तो बिहार सरकार। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय कौन बना है? भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी। अब आंध्र प्रदेश का नया राजधानी कहाँ बन गया है? आंध्र प्रदेश का नया राजधानी विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य आते हैं? देखिए पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य आएंगे? 8, ऑप्शन सी 8 राज्य, लेकिन 7 सिस्टर में 7 आता है और प्लस सिक्किम को जोड़ देते हैं तो पूर्वोत्तर का टोटल 8 राज्य हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, वर्तमान में संघ लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी है। चलिए अगला है, भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? 13वां, ऑप्शन ए 13वां देश बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी? कौन सा राज्य सरकार करेगी? महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी नमो 11 सूत्री कार्यक्रम, महाराष्ट्र सरकार। चलिए वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित हुआ है? तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां अधिवेशन मुंबई में, ऑप्शन क्या ए हो जाएगा। चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम का है, ऑप्शन ए असम का है। चलिए कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है? अपना देश भारत, ऑप्शन सी भारत बन गया है। तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 कौन बन गया है? भारत बन गया है। और आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। कर्मा पूजा त्यौहार मनाया जाता है, कर्मा पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड का है, ऑप्शन ए झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत घुड़सवारी में स्वर्ण पदक कितने वर्षों के बाद जीता है? भारत घुड़सवारी में स्वर्ण पदक 41 वर्षों के बाद, ऑप्शन बी 41 वर्षों के बाद। अंतिम कब जीता था? 1980 में, 80 में जीता था, तो 2021 में जीता है, तो 41 साल हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोलता है, भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? कितना प्लस गांव को घोषित किया गया है? 75 प्लस गांव को, 75% प्लस गांव को ODF प्लस घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? भूमि अधिग्रहण विधेयक उड़ीसा, ऑप्शन डी उड़ीसा पारित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? हांगकांग को पीछे जो है छोड़ा है कौन? तो सिंगापुर, ऑप्शन डी। सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में कौन उभरा है? तो सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नुआखाई जोहार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा का है, नुआखाई पर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई है? भारत की पहली OPD दिल्ली में, ऑप्शन ए दिल्ली में खोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग, अस्मिता महिला लीग रखा गया, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन आज का, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। लेकिन अर्न विथ लर्न बोलेगा तो त्रिपुरा, अर्न
विथ लर्न योजना त्रिपुरा का है, लेकिन सीखो कमाओ योजना कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आपका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।